माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग एक नए सेगमेंट पर काम करना शुरू कर रहे हैं और वो सेगमेंट है एडीएम्स का। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोज़ एक नया सेगमेंट ही लेकर आया करता हूँ। देखो, ये सारे के सारे सेगमेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। कुछ नया मैं अपने मन से नहीं करता कि मैं ये काम कर लूँगा वो कर लूँगा। ठीक है, तो थीमेटिक वोकैब चल रही थी। थीमेटिक वोकैब में जितनी भी थीम्स पर मुझे बनाना था वो सारे थीम्स बना चुका हूँ। केवल एक थीम बाकी रह गई है, लॉजीज और ग्राफीज की। तो 2 बार में ये लॉजीज और ग्राफीज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद थीमेटिक वोकैब वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उस पर लगभग सारी थीम्स पर जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं दे चुका हूँ। ठीक है, तो थीमेटिक वोकैब ख़त्म हो जाएगी तो थीमेटिक वोकैब की जगह पर रूट बेस्ड वोकैब ले आऊँगा। ठीक, इसीलिए अभी रूट बेस्ड नहीं बना रहा हूँ। थीमेटिक वाली ख़त्म हो जाएगी तो रूट बेस्ड आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो रूट बेस्ड के साथ अब दूसरी ओर से चल रहा है क्या, मेरा एक फ्रेजल वर्ब का चल रहा है। 2-3 फ्रेजेस डाल चुके हैं, लुक का और कॉल का। तो एक फ्रेजल वर्ब का चल रहा है, फ्रेजल वर्ब के साथ में एडीएम्स चलाऊँगा। हालांकि एडीएम्स पहले भी चल रहा था, वो जो एनिमल बेस्ड चल रहे थे, इंडिविजुअल एनिमल पर बेस्ड एडीएम्स चल रहे थे, वो चलते रहेंगे। ठीक है, साथ ही में अभी एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक है तो इम्पोर्टेंट जो एडीएम्स हैं वो करीब 250 एडीएम्स मैंने छांट रखे हैं। मतलब हज़ारों में 250 छांटे हैं जो हर तरह के एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 50-50 करके वो हम आपको 250 कराएंगे। तो उन पे पहले मैं उनको समझाऊंगा, मीनिंग समझाऊंगा, किस ओरिजिन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद उस पर हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी 25 क्वेश्चंस इडियम्स का लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें 25 इडियम्स पर प्रैक्टिस सेट है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 2-4 ऐसे भी रखा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे नहीं गए हैं और इसमें इडियम के साथ में 1-2 फ्रेज भी हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों का रुझान इस बारे में कैसा है, कितना इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इसको रेगुलरली कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस हैं। चलो करते हैं एडीएम्स के। आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों से सही हो पाता है। मैं थोड़ी देर रुक कर ही आंसर बताऊँगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसका पीडीएफ नहीं तैयार किया हूँ, तो पीडीएफ उन सब का दूंगा जब वो 200-250 वाले हैं, उन सब का। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 25 क्वेश्चंस। थोड़ा सा मैं रुकूंगा 2-4 सेकंड के लिए, तब तक आप अपना आंसर ढूंढ लीजिएगा, या जब तक मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आप आंसर ढूंढ लीजिएगा, अपना बताइएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इडियम्स पर आज का ये पहला सेट 25 क्वेश्चंस का। देखो, पहला इडियम क्या है। पहला इडियम दिखा है, कैन यू गिव मी अ हैंड। कैन यू गिव मी अ हैंड, ये मैंने ब्लू में लिखा हुआ है, विद दिस लगेज। ठीक, मैंने सेंटेंस में यूज करके किया है ताकि थोड़ा आपको समझने में आसानी रहे। ठीक, कभी कभी एसएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, एनडीए सीडीएस में तो अक्सर इसी तरह का। एनडीए में अगर इडियम पूछा तो ठीक, सीडीएस में तो पूछा ही करता है, खैर उनकी तो कोई बात ही छोड़ दो। तो कैन यू गिव मी अ हैंड, तो कैन यू गिव मी हैंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, पहले अब ऑप्शन देख लीजिए तब बताऊंगा। कीप अ वॉच ऑन, हैंडल, प्रोवाइड मी विद, या हेल्प मी विद। ठीक है ना, और आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लगेज लिखा हुआ है। तो गिव मी अ हैंड का मतलब होता है कि मदद करना, हेल्प करना। किसी, जैसे कोई सामान हो, जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि विल यू गिव मी अ हैंड विद दिस क्वेश्चन, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आप मेरी मदद करेंगे। या कोई लगेज है तो मतलब ये सामान उठाने में मेरी मदद करेंगे। या विद दिस प्रॉब्लम होगी तो क्या इस प्रॉब्लम में आप मेरी मदद करेंगे। तो गिव मी अ हैंड, ठीक है, गिव मी हैंड, या किसी को भी एक हाथ देना। तो किसी को एक हाथ देने का मतलब हुआ कि उस काम में उसकी मदद करना। तो यहाँ क्या हो गया, हेल्प मी विद। ठीक, एक हुआ। अब ये रहा आपका दूसरा वाला इडियम। ठीक, सारे के सारे आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, और एक बार नहीं, 4-4, 6-6, 10-10 बार आए हैं। दूसरा है, दे से ज्वाइन द आर्मी। कहते हैं कि आर्मी ज्वाइन कर लो, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ठीक, अगर आपको लाइफ को ड्रिंक करना है टू द लीज तो आप आर्मी ज्वाइन कर लो। अब मीनिंग का अंदाज़ा लगाओ। टू हैव द बेस्ट फन एंड फॉर्चून, अब देखना कि आर्मी में फन एंड फॉर्चून मिलता है कि नहीं। टू एंजॉय लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग,
तीसरा है टू हैव लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, चौथा है टू हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ। तो ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट का मतलब होता है कि लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, ठीक। टू ड्रिंक लाइफ टू द लीस्ट मतलब क्या होगा, अ लाइफ ऑफ एडवेंचर्स, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें एडवेंचर ही एडवेंचर भरा होता है, ठीक है। तो अगर आपको एडवेंचरस लाइफ जीनी है तो आर्मी ज्वाइन कर लो, ठीक। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ही लुक्ड ब्लैंक, वो कब लुक्ड ब्लैंक, आगे दिया है गैस लगाना। व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमिसल, डिसमिसल होता नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब उसने ये सुना कि उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया तो ही लुक्ड ब्लैंक, वो एकदम मतलब ऐसा नज़र आ रहा था। कैसा दिखाई देगा, गैस लगाओ। ही वॉज विदाउट एनी इमोशन, या ही वॉज पजल्ड एंड सरप्राइज्ड, या ही वॉज अनइंटरेस्टेड, या ही वॉज अनहैप्पी। तो नौकरी जाएगी तो लगभग ठीक ठाक सब कुछ लग रहा है ऑप्शन में, लेकिन लुक्ड ब्लैंक का मतलब होता है टू बी विदाउट एनी इमोशन, ठीक। जब आप लुक ब्लैंक हो रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर विदाउट एनी इमोशन, लुक ब्लैंक का मतलब ही होता है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ब्रिंक माने क्या होता है ना, कगार। नदी के किनारे कभी खड़े हुए होगे तो अंदाजा लगा होगा कगार क्या होता है। तो ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब मैंने उस दिन बोला ही था, विनाश के कगार पर। तो कंपनी में उसकी जो पोजीशन थी वो विनाश के कगार पर थी। अब आ जाओ मीनिंग, एट द टॉप ऑफ रुइन, एट द पॉइंट ऑफ रुइन, ऑन द साइड ऑफ रुइन, ऑन द बैक ऑफ रुइन, ठीक। डिजास्टर के रुइन लगा, तो इसमें सबसे सुटेबल क्या होगा, तो यहाँ मीनिंग आई विनाश के कगार पर, इसका मतलब क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ रुइन, ठीक है। एट द टॉप ऑफ रुइन नहीं, पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ था, बर्बादी के कगार पे था वो, मतलब बर्बाद होने ही वाला था, एक कदम आगे बढ़ाता तो बर्बाद हो जाता, ठीक। ये हो गया बी, ठीक है। आगे आ जाओ, 5वां देखते हैं। 5वें में क्या कह रहा है बच्चा, देखो 5वां कह रहा है कि टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक। टैगोर वाज अ मैन ऑफ लेटर्स। ये एनडीए 2020 के सेकेंड वाले में नहीं, एनडीए 2022 जो अप्रैल में पेपर हुआ था अभी, तो अप्रैल में जो पेपर हुआ था उसी में ये आया था एनडीए में, ये मैन ऑफ लेटर्स आ चुका है, ठीक। अभी अभी तो अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, नीचे ऑप्शन देखो, ऑफ वाइड कॉन्टैक्ट्स, या एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, या अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, या प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। तो ग्रेट मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है ना विद्वान, स्कॉलर टाइप का आदमी होता है, बहुत विद्वान होता है, ठीक। स्कॉलर टाइप का आदमी होगा तो उसको क्या कहोगे, राइटर वाइटर के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, लिटरेरी आर्ट का मतलब पोएम लिखते हों, नॉवेल लिखते हों, स्टोरीज लिखते हों, तो ये लिटरेरियंस या राइटरों के लिए यूज किया जाता है मैन ऑफ लेटर। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए लगता है, प्रेमचंद के लिए लगता है, शेक्सपियर के लिए लगता है, इन सब के लिए यूज किया जाता है मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट होगा ये, इसकी मीनिंग। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द रेपुटेड कंपनी, एक बड़ी रेपुटेड कंपनी थी, इज इन द रेड, ये बहुत बार आया है, इन द रेड ड्यू टू रिसेशन, रिसेशन की वजह से एक कंपनी है वो क्या हो गई है, इन द रेड। तो इन द रेड का मतलब क्या हुआ, मेकिंग मनी, भाई रिसेशन में मेकिंग मनी तो आएगा नहीं, लॉसिंग मनी, या इन डेंजर, या स्पेंडिंग मनी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, घाटा आना। इन द रेड का मतलब जानते होता है, इसका मतलब होता है घाटा आना। जब भी आ जाए कोई कंपनी वगैरह इन द रेड है तो मतलब क्या हुआ, कंपनी में घाटा आ रहा है, लॉस हो रहा है कंपनी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, लूजिंग मनी होगा। इन डेंजर मत लगाना, इन रेड डेंजर में तब आएगा जब जानवरों के लिए, जैसे जंगली जानवर इन डेंजर हैं तो उसका मतलब होता है इन द रेड, ठीक है। इन रेड डाटा बुक में आ जाएंगे तो वो इंडेंजर्ड हो जाते हैं। कंपनी वगैरह आती है तो लॉसिंग मनी, इन द रेड का मतलब क्या होगा, घाटे में चल रही है। क्लियर हो गई बात, आगे चलो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या कह रहा है कि द कार इन द बैक यार्ड, जो हमारे घर के पिछवाड़े कार खड़ी है। अब आप लोग ये ना पूछेगा कि कौन सी कार है, ठीक है ना, मेरे घर के पिछवाड़े नहीं है बच्चा कोई कार,
तो द कार इन द बैक यार्ड इज प्रूविंग टू बी, मेरे घर के पिछवाड़े एक कार खड़ी है और वो कार साबित हो रही है अ वाइट एलिफेंट, ठीक, वो मेरे लिए एक वाइट एलिफेंट साबित हो रही है। आगे लिखा है कि वेरी ह्यूज आइटम, ठीक। अगला लिखा है कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेसन। अगला लिखा है वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट। और अगला लिखा है यूजफुल मटेरियल। तो इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, चलिए अंदाज़ा तो लगा चुके होंगे। अब मैं बताऊं कि वेरी ह्यूज आइटम में किसी ने नहीं लगाया होगा, यूजफुल मटेरियल किसी ने नहीं लगाया होगा, ज़्यादातर लोगों ने वेरी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट लगाया होगा, लेकिन ये गलत है। वेरी एक्सपेंसिव तक ये ठीक था, लेकिन इन्वेस्टमेंट कह के गलत कर दिए, ठीक है ना। वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट होता है तो वो बोझ नहीं होता है, ठीक है, उसमें से कमाई आने लगती है। इसलिए क्या हो गया, कॉस्टली और यूजलेस पोजेसन है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर हमने बहुत पैसा लगाया, वो पोजेसन है, घर पे खड़ी है, इनकम उससे 1 रुपए की नहीं हो रही है। हाथी पालने जैसा हो गया ना, करोड़ का हाथी खरीदा, उसको खिलाने में रोज़ 1000 रुपये लगते हैं, इनकम 1 रुपए की नहीं है, तो उसी को कहा जाता है वाइट एलिफेंट, ठीक। इसको कहते हैं एक्सपेंसिव पोजेसन या कॉस्टली यूजलेस एक्सपेंसिव पोजेसन। यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेंसिव मिला तो था, लेकिन इन्वेस्टमेंट मिला है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर एक्सपेंसिव पोजेसन होता तो ठीक हो जाता। तो कॉस्टली और यूजलेस पोजेसन हो गया वाइट एलिफेंट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक। एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में हर पॉलिटिकल पार्टी क्या रही है, प्लेइंग टू द गैलरी। हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करी है, प्लेइंग टू द गैलरी। अब प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब क्या होता है, नीचे देखो, आप अंदाज़ा लगाते रहो। अडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स, या बेफोलिंग द कॉमन मैन, या फाइटिंग फॉर वोट्स, या अपीजिंग द मासेस। मीनिंग बता देता हूँ। अडॉप्टिंग चीप टैक्टिक्स मतलब घटिया तरीके अपना रही है। बेफूलिंग द कॉमन मास का मतलब बेवकूफ़ बना रही है जनता को। फाइटिंग फॉर वोट्स, वोट के लिए लड़ रही है। अपीजिंग द मासेस, अपीज का मतलब होता है ना तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब क्या हो गया, जनता को जो पसंद हो वही करेंगे, ठीक है। अगर उनको बल्बा पसंद है तो बल्बा कराएंगे, ठीक। तो इस तरह से अपीजमेंट मतलब मनाना। अपीजिंग क्या होता है ना, मनाने की, जनता को मनाने की पॉलिसी अपना रही है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो सुटेबल ऑप्शन होता है, प्ले द गैलरी का मतलब होता है अपीज, मनाना किसी को, कोई रूठा है उसको मनाना। जब 5 साल पूछोगे नहीं तो मनाना ही पड़ेगा, लेकिन जनता भी ऐसी है ना कि भूल जाती है 5 साल में क्या दर्द सहे थे, ठीक है। दैट फेलो ट्रम्प्ड अप अ स्टोरी, उस आदमी ने तुरंत एक स्टोरी ट्रम्प अप कर ली। ट्रम्प अप का मतलब क्या हुआ, तुरंत उसने एक स्टोरी गढ़ ली, ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रांसलेट कर ली कि सैंग विद द म्यूजिक ऑफ ट्रम्पेट, ना कंकक्टेड की या कॉपीड की। तो एक्चुअली कंकक्टेड होता है कहानी गढ़ने को। जैसे कभी मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन्होंने कहा कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। कहानी आपको रेडीमेड याद नहीं है तो क्या करते हैं, तुरंत ही जब तक बच्चे को कहेंगे एक राजा था, एक रानी थी, उनके एक बिटिया थी, बहुत प्यारी थी। अब थोड़ी देर सुनाते रहेंगे, उसके बाल ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे, तब तक कहानी आगे की मिल जाती है, सोच लेते हैं, बच्चों को पता नहीं चलता। तुरंत की तुरंत कहानी को गढ़ लिया तो कहते हैं कंकक्टेड या ट्रम्प द स्टोरी, ठीक है। आगे आ जाओ, 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, वी रियली हैड अ क्लोज सेव। हैव अ क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। वी रियली हैव अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब बाल बाल बचे। मौत से जब बाल बाल बचते हैं तो उसी को कहा जाता है हैव अ क्लोज सेव। व्हेन द कार ब्रोक डाउन जस्ट एट द एज ऑफ क्लिफ। क्लिफ का मतलब पहाड़ की चोटी। तो कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो वहां पे पहुंच के, क्लिफ पे पहुंच करके कार ब्रोक डाउन मतलब कार बंद हो गई। अब बताओ, तो जान सूख जाएगी ना, मतलब एकदम आत्मा हलक में आके अटक जाएगी। अब जान निकली, तब जान निकली डर के मारे। तो चलो मीनिंग बताओ। हैड अ क्लोज सेव मतलब ये लोग बच गए हैं, बाल बाल बचे हैं। इसको क्या कहोगे, शेयर वंस ब्रांड, या वेरी रिस्की, या नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, या टू बी हैप्पी। तो ये होता है नैरो एस्केप। हैव अ क्लोज सेव का मतलब होता है टू हैव अ नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मतलब भी वही होता है, बाल बाल बचना, ठीक। तो क्लोज सेव या नैरो एस्केप दोनों एक दूसरे के सिनोनियम हैं।
कभी हो सकता है नैरो एस्केप पूछ लिया जाए, ठीक है ना। अब आ जाओ, अगर उसको एक्सप्लेन करते तो क्या होगा, टू एस्केप फ्रॉम द डेथ विद माइन्यूट डिफरेंस, ठीक है, हेयर ब्रिथ डिफरेंस के साथ आप मौत से बचे हैं। अगला लिखा है द जूनियर्स आर मेड एस्केप गोट्स बाय देयर सुपीरियर्स। अच्छा भैया, सुपीरियर्स अपने जूनियर्स को एस्केप गोट बनाते हैं, मतलब क्या करते हैं, पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, या डेवलप्ड पुअर रिलेशंस, या ट्रीटेड हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, या स्कॉल्डेड विद एरोगेंट रिएक्शंस। अब बोलो क्या होगा। स्केप गोट का मतलब क्या होता है? स्केप गोट का मतलब है, पहले ये नोट करो तो आगे मतलब निकालना, इसका मतलब होता है बलि का बकरा। अब आप लोग समझ गए होंगे बलि का बकरा किसे कहते हैं, मतलब शैतानी करे कोई, कूटा जाए कोई। अब और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो शायद नहीं पड़ेगी। लड़के होंगे सुन रहे होंगे जो, उनको अच्छी तरह पता होगा। दो चार दोस्त, किसी ने छेड़खानी की, किसी ने शरारत की, शैतानी की, शैतानी करके खिसक लिया, बच्चा जो मतलब उसको तथा थमा रोकथाम कर रहा था, पिटा वो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बलि का बकरा। दोस्त ने गलती की, पीटा गया दूसरा दोस्त, हो गया क्या, स्केप गोट। तो अब चलो बताओ स्केप गोट की मीनिंग यहाँ क्या निकाले हो आप लोग। पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, दूसरे की गलती के लिए हम सजा पाएं तो क्या हो गया, ये यही हो गया स्केप गोट बनना। तो सीनियर्स अपनी गलती के लिए जूनियर्स को बलि का बकरा बना देते हैं। चलो अच्छा आ जाओ 12 में, बलि का बकरा ना बनो भाई। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस मतलब उसकी परफॉर्मेंस में कोई गलती नहीं है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टोल द शो, तो स्टील द शो का मतलब क्या होता है, अरे नहीं बोलेंगे, बोलने जा रहे थे। स्टील द शो मतलब क्या हुआ, शो को चुरा लिया। अब आ जाओ, अब उसकी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस मतलब कोई मिस्टेक नहीं थी उसकी परफॉर्मेंस में, ऐसा करके उसने पूरे शो को चुरा लिया। अंदाजा तो लग गया होगा। अब क्या होगा, स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, शो से कुछ चुराया, या क्रेप्ट इनटू द शो, शो में घुस गई रेंग के, या वन एवरीबॉडीज प्रेज, या सबकी तारीफ जीत ली, या डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, शो से डिसअपियर हो गई। तो यहाँ होगा वन एवरीबॉडीज प्रेज। स्टील द शो का मतलब होता है जब आपको सबकी तारीफ मिलती है, सब आदमी खड़ा होकर के तालियां बजाने लगता है, तो इसका मतलब होता है स्टील द शो। यू हैव स्टोलन द शो, आपने तो मंच ही जीत लिया, आपने तो शो ही जीत लिया, मतलब सबकी तारीफ मिली, सबने दिल खोल के तारीफ की, तो वो होता है स्टील द शो। ठीक है, अब आ जाओ 13 पे। और 13 क्या कह रहा है कि द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली। तो पुट ऑफ का क्या मतलब होता है, ये फ्रेज है। पुट ऑफ का मतलब क्या होगा, कैंसिल होगा कि पोस्टपोन होगा कि एडवांस होगा कि अनाउंस्ड होगा। तो पुट ऑफ का मतलब होता है ना किसी चीज़ को आगे के लिए टाल देना, कैंसिल करना नहीं। ठीक, ध्यान रखना, ये कैंसिल करना नहीं होता बल्कि टाल देना होता है। कोई काम 2 दिन बाद है, मान लो कोई काम संडे को है, तो संडे से टाल करके उसको वेडनेसडे या थर्सडे को कर दिया, 2 दिन बाद कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, तो उसको कहते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, कैंसिल नहीं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या कह रहा है जी, 14 कह रहा है दिस इज सो सिंपल। ठीक, दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट, अ मैन इन द स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ, बहुत ही कॉमन मैन, बहुत ही ऑर्डिनरी मैन, बहुत ही साधारण मैन, ठीक है ना, ठीक, ऑर्डिनरी मैन कैन अंडरस्टैंड इट। ये इतना आसान है, इतना सरल है कि इसको एक ऑर्डिनरी आदमी भी समझ सकता है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या आएगी, अरे यार ये तो मैंने लिख दी बहुत तरह की, चलो ये नहीं मानेंगे कि तुम लोगों ने किया होगा तो भी नहीं मानेंगे, वो तो मैंने लिख डाला, गलती से मैंने लिख दिया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, अब तो ये आंसर बता दिए तो ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह गया जी। अगली बार से ध्यान रखेंगे, नहीं पढ़ेंगे ऑप्शन, मतलब ऑप्शन पढ़ के तब मीनिंग बताएंगे। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ टिकट एग्जामिनर। एक चोर है, ट्रेन से यात्रा कर रहा है, उसके पास टिकट नहीं है, तो क्या किया, काला कोट पहन लिया और लोग खुद ही लोगों का टिकट चेक करना शुरू कर दिया। तो अब उसका कौन चेक करेगा, तो यही चीज़ है कि उसने एक टिकट एग्जामिनर बन करके
पूरी यात्रा को पास ऑफ कर लिया। तो क्या करोगे, डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज टिकट एग्जामिनर, या डिसीव्ड एवरीवन, या डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, या वाज रिगार्डेड। ठीक, क्या लगाओगे इसमें? तो इसमें हो जाएगा डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ, मतलब क्या हुआ, वेश बदल लिया। ठीक ना, उसने पूरी यात्रा काट ली, कैसे, टिकट कलेक्टर का या टिकट एग्जामिनर का वेश बना करके पूरी यात्रा काट ली। तो डिस्गाइज्ड लिखना, ठीक लग रहे होंगे सब, लेकिन इसका मतलब होता है डिस्गाइज करना। ठीक, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वी वांटेड द गिफ्ट टू बी सरप्राइज फ्रॉम माय मदर बट माय सिस्टर गेव द गेम अवे। भाई थे, मतलब एक दो भाई होंगे, इन लोगों ने माँ के लिए कोई सरप्राइज रखा था, लेकिन बहन ने गेव द गेम अवे, बट लगा हुआ है, बट द सिस्टर गेव द गेम अवे। अंदाज़ा लगाओ क्या हुआ होगा, लॉस्ट द गेम, या गेव आउट द सीक्रेट, या गेव अवे द गिफ्ट, या विड्रू फ्रॉम द प्लान, वो प्लान के पीछे निकल गए। क्या हुआ? तो ये लोग सरप्राइज रखे थे, लेकिन उसने गेव द गेम अवे का मतलब क्या हुआ, सीक्रेट, मतलब पोल खोल दी, कोई सीक्रेट नहीं रह गया। अब वो सरप्राइज रह नहीं गया, तो गेव आउट द सीक्रेट होगा। ठीक है, डिस्क्लोज द सीक्रेट, या रिवील्ड द सीक्रेट, या गेव आउट द सीक्रेट, मतलब ये हुआ कि उसने इन लोगों का जो प्लान था वो उसने सब प्लान खोल दिया, मम्मी को पहले ही बता दिया कि उसमें क्या है, गिफ्ट है, ऐसा कुछ बोल दिया होगा। सारा सरप्राइज, सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया। ठीक, वैसे भी जाने दो, नहीं बोलेंगे, कुछ बोलने जा रहे थे, अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, when she realized that she had bought a fake product, जब उसको ये लगा कि उसने एक फेक प्रोडक्ट खरीद लिया है, नकली माल खरीद लिया है, तो सी न्यू दैट, उसको ये एहसास हो गया कि उसकी जो मनी है, हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन, मतलब उसको ऐसा लगा जैसे उसका पैसा नाली में चला गया। ठीक, एक लड़की है, उसने कुछ खरीदा, उसको पता चला कि ये माल नकली है, तो उसको ये एहसास हुआ कि उसका पैसा नाली में चला गया। तो क्या मतलब होगा, उसका पैसा नाली में चला गया, ये उसको फील हो रहा है ना कि एक्चुअली में गया है, फील हो रहा है। तो वाज लॉस्ट फॉर एवर, या ड्रॉप्ड इन द ड्रेन, या गॉट वॉश्ड अवे, या हर मनी वाज सेफ। क्या हुआ होगा इसमें, बोलो, इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? होना चाहिए ए होना चाहिए, वाज लॉस्ट फॉर एवर। उसको लगा कि उसका पैसा नाली में चला गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वास्तव में नाली में गिरा हुआ, जी ऐसा नहीं होता, या वॉश्ड अवे है, ये सब नहीं है। मतलब उसको लगा कि उसका पैसा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, वो कहीं मतलब जैसे समझ लो कि कहीं लुट गया, छिन गया, ऐसे फील हो रहा होगा उसको। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है कि हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस। तो फॉल शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी पर कोई असर न होना, कोई 1 घंटे भाषण देता रहा और जनता सुनती रही, और सुनने के 2 मिनट बाद लोगों पे उसका कोई असर नहीं रहा, तो क्या होगा, हिज स्पीच फेल शॉर्ट। ठीक, समझ में आ गया? तो बेअसर होना, तो क्या होगा, हैड नो इफेक्ट, या मूव्ड द ऑडियंस, या इम्प्रेस्ड द ऑडियंस, या वाज क्वाइट शॉर्ट। क्या होगा बोलो? तो इसका मतलब होगा ना कि हैड नो इफेक्ट, ऑडियंस पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। ठीक है, किसी को 2 घंटे समझाओ कि झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, जैसे अपने समझा के भेजा, दरवाज़ा खोल बाहर निकलते ही मारपीट शुरू। तो इसी को कहते हैं इफेक्ट फील शॉर्ट। अच्छा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, किसी मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया गया। तो सॉर्ट आउट का मतलब क्या हो गया? अब नहीं बोलने जा रहे थे, बोलेंगे नहीं। रिवाइज कर दिया गया, कि सपोर्ट कर दिया गया, कि रिजॉल्व कर दिया गया, या चेंज कर दिया गया। तो अब बता रहे हैं सॉर्ट आउट का मतलब क्या हो गया कि मैटर जो है वो डिसाइड कर लिया गया, या आप ये कह सकते हो सॉल्व कर लिया गया। ठीक है ना, मामले को निपटा लिया गया है, उसको हल कर लिया गया है। ठीक है, सुलझा लिया गया है। तो सॉल्व्ड या डिसाइडेड या कहो रिजॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, तो अब मामला निपट गया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, द थीफ वाज ऑन गुड टर्म्स, द थीफ वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। अरे बाप रे, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई।
थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, मतलब जो एक चोर था मोहल्ले में, उस चोर का पुलिस वालों से मतलब गुड टर्म्स पे था। तो गुड टर्म्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, मतलब अच्छे संबंध थे। तो केप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, या होगा वॉज फ्रेंडली, या होगा फॉलोड द रूल्स, या एग्रीड विद देम। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता दोस्ती थी, ठीक है, फ्रेंडली थे दोनों, चोर और पुलिस दोनों फ्रेंडली थे। सेंटेंस अभी एग्जाम में आया हुआ था तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, हालांकि ये बात हजम नहीं हुई, हो भी सकता है हजम हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हजम नहीं हो रही ऐसी बात। अब आगे आ जाओ, हैविंग नो आर्गूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट। तो हैविंग नो आर्गूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट, उसको अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए कोई आर्गूमेंट उसके पास नहीं था। तो द स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। अब बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब होता है, झाड़ी पीटने का मतलब क्या होगा, वंडर अक्रॉस द वर्ड्स, या स्पीक इन हैब्सवर्ड मैनर, या स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, या हो गया मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंसेस, बेवजह के रेफरेंसेस देने लगा। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है ना कि गोल मटोल बातें करना, ठीक है, घुमा फिरा के गोल मटोल। ये यहाँ से सीधे यहाँ मुद्दे पर जाना चाहिए, ये मुद्दे पर ना जा करके क्या करेंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, मेन मुद्दे पे आएंगे नहीं। तो जब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो आप इधर उधर की बातें करते हैं, गोल मटोल बातें करते हैं, मुद्दे से हट के बातें करते हैं, तो ये हो जाता है। अब आप बता दो हमको कि इसमें से ऑप्शन क्या होगा। ठीक, तो इसमें से जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो क्या है, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, ठीक है ना, राउंड अबाउट मैनर, इसको कहते हैं सर्कमलोक्यूशन, कभी कभी सर्कमलोक्यूशन होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, और 22 में देखो क्या लिखा हुआ है। 22 कह रहा है कि द रूल्स ऑफ द डील, जो डीलिंग है हमारे तुम्हारे बीच, जो डीलिंग है इसके रूल्स सेट फोर्थ इन द ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में सारे के सारे रूल्स क्या हैं, सेट फोर्थ का मतलब स्टेटेड, बता दिए गए हैं, या एक्सेप्टेड, या कंट्रोडिक्टेड, या प्रिंटेड। तो ब्राउज़र में प्रिंटेड है, या एक्सेप्टेड है, कि कंट्रोडिक्टेड है, कि स्टेटेड है, मतलब बता दिए गए हैं ना। तो सेट फोर्थ का मतलब क्या हुआ, स्टेटेड, बता दिया गया है। ठीक, जो भी डीलिंग के रूल्स हैं वो ब्राउज़र में पूरे के पूरे रूल्स स्टेट कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, कह दिए गए हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद साइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, क्या कह रहे हैं, व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार। किसी आदमी ने कार खरीदी, कहीं ठुक आ गई, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गए, तो जो एजेंट है, एजेंट ने कहा उनसे कि ही हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब किसको, ही से, जिसकी कार ठुकी थी, जो क्लेम लेने गया था, उसको एजेंट कह रहा है कि ही हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब खड़े होने के लिए आपके पास पैर नहीं है। मतलब क्या है इसका, मतलब नहीं, अब बताऊंगा नहीं, मतलब कि ही हैड बीन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, या ही वाज लेम, या ही डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, या ही वुड हैव टू वेट फॉर सम टाइम, कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा, या मिलने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तो हैडंट लेग टू स्टैंड ऑन का मतलब हुआ कि कोई होप नहीं है, ठीक, उनको क्लेम मिलने की कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, इसी को कहते हैं हैडंट लेग टू स्टैंड ऑन, खड़े होने के लिए पैर नहीं, मतलब क्या हुआ कि इस बात की कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 क्या कह रहा है कि अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द व्हाइट फेदर। सो व्हाइट फेदर का मतलब क्या हुआ, सफ़ेद झंडा दिखा देना। एक ब्रेव सोल्जर कभी व्हाइट फेदर नहीं दिखाता इन द फेस ऑफ द एनिमी, ठीक, दुश्मन के सामने एक बहादुर सैनिक दुश्मन के सामने कभी सफ़ेद झंडा नहीं दिखाता। मतलब क्या हुआ, शो साइंस ऑफ कावर्डिस, एक्ट एरोगेंटली, शो इंटीमेटली, या एक्ट इम्पुडेंटली, क्या काम नहीं करेगा वो। तो 24 नंबर पे अगर एक ब्रेव सोल्जर होगा तो कावर्डिस काम, कायरता वाले काम नहीं करेगा, ठीक, सफ़ेद झंडा दिखाने का मतलब पीठ दिखाना, कायरता करना। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो वी हैव डन 24 क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज डिस्कशन। अब ये आया हमारा 25वां क्वेश्चन। आज मैं केवल 25 इडियम लेके आया था।
इसके बाद 50-50 समझ लेना, 25 पे नहीं, इसके बाद 50-50 और वही मतलब बहुत अच्छे तरह से सेलेक्टेड, बहुत बढ़िया से चुने हुए, ठीक है, ये तो ट्रायल है आप लोगों के लिए। इसके बाद 50 आएंगे तो उसमें बहुत गजब गजब के, एक भी ऐसा इडियम नहीं होगा जो पहले कभी पूछा न गया हो, ठीक है। तो अब 50-50 का सेट रहेगा। ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को कितना पसंद आता है। अगर ये सिस्टम पसंद आता है तो कंटिन्यू करेंगे। 25 में कहा है कि आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट। तो हमने डिसाइड किया है कि इसको एक शॉट देना है। इसकी मीनिंग क्या होगी? क्लिक अ पिक्चर, या ट्राई समथिंग, या पॉज फॉर पिक्चर, या इंजर समवन। बोलो क्या करोगे? तो गिव अ शॉट का मतलब क्या होता है ना, ट्राई करना किसी चीज़ को, ठीक। गिव अ शॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ट्राई करना। ये हो गया बी, ठीक। ये वाला भी आ चुका, मतलब इसमें जितने मैंने दिए बच्चा, देखो बार बार कहता हूँ यार कि मैं कहीं से ढूंढता ढांढता नहीं, मेरे पास एक ही सोर्स है, प्रीवियस पेपर उठाता हूँ, उसी में ढूंढता हूँ। तो जो एक ही बार आया है उसको किनारे रखता हूँ, जो बार बार आए होते हैं उन्हीं को छांट लेता हूँ। तो सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं की होती है जो बार बार आए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को छांट करके निकाल लेता हूँ, वही मैं वोकैब बनाता हूँ। जो एक आध बार कभी साल 6 मतलब 10 साल में एक आध बार पूछा गया हो उसको छोड़ देता हूँ, वो आप किस्मत के भरोसे रहिए। जिन्हें बार बार पूछा जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार जो पूछे गए हैं उन्हीं को कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि जो भी वोकैब करा रहा हूँ कितनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये हर एग्ज़ाम से छाटी हुई है, ये ना सोचना कि एनडीए सीडीएस के लगाती है। एसएससी, एनडीए, सीडीएस तीनों हमारे सोर्स हैं, तीनों जगह से ढूंढता हूँ तब ये बनाता हूँ। और ये जो वोकैब के सेशन होते हैं वो तीनों के लिए, एसएससी, एनडीए, सीडीएस सब के लिए हैं। टेट सुपर टेट वाले भी देखें तो उल्टी थोड़े ना हो जाएगी, वोकैब का तो मामला है ही। इडियम फ्रेज उनके में भी पूछा जाता है, तो पढ़ लेना चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा? आई नीड योर ओपिनियन टू कंटिन्यू फर्दर, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल द टेक केयर, थैंक यू।